जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का जो डेली वाइज पे हम लोग लगा रहे हैं आजकल रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए, जो स्नातक और इंटर स्तरीय दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बैंक है 2021 का, टोटल 32 इसमें सेट प्रैक्टिस है, जिसमें हम लोग अभी तक कर चुके हैं कितने दोस्तों, तो आपको बता दें 21 कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले दोस्तों 22 नंबर करने वाले हैं। 22 नंबर है ना, जो 12/1/2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका क्या रहता है स्कोर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के दिन के आगाज को। सीट नंबर 22 को बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का करंट अफेयर से ही बनता है। आइए पढ़ लेते हैं क्या है। इससे रिलेटेड हम आपको 2024 वाली करंट अफेयर बता देंगे। बिकॉज आपको बता दें दोस्तों, 2024 की ही करंट अफेयर पूछेगी आपको, 2025 की नहीं करंट अफेयर पूछेगी। ठीक है, 2025 में एग्जाम होगी, बट 2024 को आपके करंट अफेयर को पढ़ के जाने हैं। तो ये हम 2024 की करंट अफेयर को बता देंगे। इसके तहत कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA) का अध्यक्ष मतलब चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2019 के अकॉर्डिंग था तो इनको था अर्जन कुमार सिकरी को, बट अभी 2024 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो जुलाई 2024 में जुलाई 2024 में जो रजत शर्मा है, कौन है, रजत शर्मा को जो है न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था जो है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन, जो क्या है NBDA का जो है अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे पॉइंट आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पूंजी के जो नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डिप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास, है ना, मतलब जो मूल्य में है कमी। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बता दें, भारत में जो अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था, तो आप बता देंगे 1949 में, 1949 में हुआ था पहली बार। भारत में दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। और तीसरी बार कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार को अपना माल जो है क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए, ताकि 25% की छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ हो सके। तो पता है कैसे बनाएंगे इसे। हमें कह रहा है कि छूट भी दे रहा है प्लस में लाभ भी हो रहा है उसको। तो देखिए छूट तो हम बताएंगे ही कि कितने हैं। आप खुद देखो कि हमारे पास कितने लाभ हो रहे हैं, 100 और प्लस 12, 112 का। ठीक है, छूट कितने के दे रहा है, 25 का। तो यहाँ पे लिख दो छूट दे रहा है, मतलब ये 100 होगा। छूट दे रहा है 25, मतलब 75 हो जाएंगे, 100 में से घटेगा तो। ओके, इसको काट के देखते हैं हम लोग। 25 से 3 टाइम में, 25 से 4 टाइम में, और कटेगा 3 से काट के देखो, तो 3 से काटेंगे 9, 2 नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसे मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, तो कितने आएंगे 4 4 8 आएंगे अपॉन 3 रहेगा। ओके, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएंगे 149 1/3। ओके, अब देखिए इसे हमें परसेंटेज में फाइंड करने हैं। तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए आपको क्या करने होंगे, तो आप बता दोगे कि इसमें से माइनस बस 100 करने हैं। तो आप एलसीएम ले लोगे तो कितने हो जाएंगे, 149 है, इसमें से 100 घटा दोगे तो 49 बच जाएंगे। 49 अपॉन 1/3, 49 सही 1/3। तो आप देखोगे कौन सी है 49 सही 1/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको। कह रहा है कि उस संख्या का पहचान करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में संबंधित नहीं है। देखिए कैसे संबंधित नहीं, आइए देख लेते हैं। कह रहा है क्या, 14 से 19 कितना इंक्रीज किया है, 5। 19 से 26 कितना, 7। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, देख रहे हैं एक ऑड नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, 9। ठीक है, 35 है, 35 में हमें 11 ऐड करना है, तो कितना आना चाहिए, तो 5 1 6 आना चाहिए, लेकिन ये तो 4 दे रहा है, मतलब यही गलत है हमारा। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए कह रहा है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो आप बता दोगे कुल कीमत कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कुल कीमत कहलाता है। और कुल लागत पूछा जाए तो यह किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइए आंसर्स। ये प्रसिद्ध लोक गीत जो है कजरी कहाँ का है, बताइए कहाँ का है कजरी। तो आंसर्स बताएंगे। कजरी जो है उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, उत्तर प्रदेश का है कजरी। लोकगीत का जो है उत्पत्ति कहाँ पे माना जाता है, मिर्जापुर में मानी जाती है। कजरी जो है लोकगीत सावन महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों का मुख्य जो है वर्षा ऋतु का वर्णन इसमें बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो आप बता दोगे प्रकाशीय संघटना के, प्रकाशीय संघटना संघनता के रूप में भी इसे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप बता दो क्या कि म्यू मतलब अपवर्तनांक बराबर आप बता दोगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होती है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, ठीक है, एक गोलाकार मेज बनाते हैं, ठीक है, गोलाकार मेज बनाकर और केंद्र की तरफ सभी का मुख रहता है, ठीक है। कह रहा है कि अर्जुन हरमन की दाईं ओर बैठा है, ठीक है, दाईं ओर उसको बैठा देंगे हम, हरमन की दाईं ओर। चलिए इसको हम लोग थोड़ी छोटी करते हैं। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे अर्जुन जो है हरमन की दाईं ओर बैठा, अभी इसे बनाते चलिए अर्जुन और हरमन। यहाँ पे हम लोग जैसे कि एक ड्रॉ करें, अर्जुन हम सपोज करो यहाँ पे बैठा लेते हैं अर्जुन को, अर्जुन के दाईं ओर हरमन के दाईं ओर बैठा है, हरमन के दाईं ओर बैठा है। तो हरमन सपोज करो हमें यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो हरमन के दाईं ओर बैठा है, अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर, हरमन यहाँ पे बैठेगा तभी तो इसके दाईं ओर आएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, और हार्दिक के दाईं ओर बैठा है और हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। हार्दिक कहाँ बैठा है, तो हार्दिक जो है अर्जुन के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे हार्दिक को बैठा दो, हार्दिक हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि हरेमन जो हरेमन है रियांश के दाईं ओर बैठा है, हरेमन जो है रियांश के दाईं ओर बैठा है, ओके। इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आदित्य भी है यहाँ पे, तो आदित्य को भी बैठा लो। यहाँ पे हमारा कौन था, ए से अर्जुन था, एच से कौन था दोस्तों, तो एच से रियांश था हमारा, ओके ना। और बीच में कौन आ गया है, तो हरमन आ गया है, हरमन आ गया है, ठीक है। अब देखेंगे तो हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे हम आदित्य को डाल देते हैं, आदित्य को डाल दिए, हार्दिक तो यहाँ पे है। हमें पूछा गया है कि कौन आदित्य की दाईं ओर बैठा, आदित्य की दाईं ओर देखोगे तो ये कौन है, तो आप बता दोगे रियांश है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका, रियांश। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई से 40% कम है, वाई से 40% कम है एक्स, मतलब कि एक्स कितना है 60 यदि है तो वाई कितना है 100 है, कह सकते हैं। तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप बता दो 40, 40 और बटे किस से अधिक है, तो आप बता दोगे 60 से ना, तो गुने 100 कर दो, काटो 20 से 2 टाइम में, 20 से 3 टाइम में, यानी कह सकते हो क्या 200 बटे 3, 200 बटे आप 3 लिखोगे, इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आप बताओगे 3 से डिवीजन करोगे तो 6, 6 अपॉन 1/3 क्या आएगा कि नहीं, तो आप बताओगे यस सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता दोगे। और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएंगे, 1 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा, ऑप्शन से नंबर बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, 66 सही 2/3 होगा, करेक्ट आंसर सी बनेगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन करना है और उन शिक्षकों मतलब उन टीचरों को निरूपित करने वाली क्षेत्र को पहचानना है जो भारतीय और चीनी, ठीक है ना, शिक्षकों को हमें पहचान करना है जो क्या हो, भारतीय और चीनी दोनों हो, ओके। तो यहाँ पे ये टीचर्स हैं, भारतीय और चीनी दोनों होने चाहिए। तो आप देखो कि भारतीय, भारतीय ये भी एक भी है, ठीक है ना, और ये चीनी 2 भी है, ठीक, मीन्स क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे ये देखोगे तो ये तो तीनों आ जा रहे हैं, मतलब एक ही आ रहा है, ये तो 2 ही आ रहे हैं, ये 2 ही आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों में आ जा रहा है 3, तो यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, केवल 3 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें निम्नलिखित को हल करना है, ये इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पहले हम देखेंगे डेसिमल के बाद जितने सबसे ज्यादा नंबर होंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ही है,
आइए इसमें सबसे आपको पहले प्लस वाले को सीधे से आप ऐड कर लोगे, जो प्लस है उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। आइए तो इसे और इसे, ये प्लस में है दोनों, और एक यहाँ पे प्लस में है, ठीक है ना। तो इस दोनों को पहले इंक्लूड करते हैं, कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे क्या कि सर इसे हम लोग कर सकते हैं 61, ठीक है, और यहाँ पे 0 डाल सकते हैं बिल्कुल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो कितने हो जाएंगे। तो आप बताओगे 2 हो जाएगा, और ये 5, और ये 6 एंड 7 हो जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा आपका 3 3 एंड 6, ये 7 है दोस्तों, ठीक है। अब ये 4 को आप ऐड कर लोगे इसमें, तो 10 हो जाएंगे ना। तो इसमें 4 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस वाला है इसलिए हम प्लस वाले को इसमें ला के ऐड कर रहे हैं। अभी इस माइनस को हमने नहीं छेड़ा है और ना ही इस वाले को छेड़ा है, ठीक है ना। तब देखेंगे इसे ऐड कर लेंगे तो कितने 6 या 4 10, 10.75 रहेगा, 10.75 और 2 रहेंगे। अब देखोगे माइनस माइनस को ऐड कर लो, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो आप पहले ही 9 कर लोगे, है ना, क्योंकि 6 और 1 जोड़ोगे तो 7 रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस लिखो, दोनों को ऐड कर लो तो 9.72 हो जाएंगे। इसमें से घटा लो, ये 7.5 है, ये 7.2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.7 1.0 हो जाएगा ना, 1.032 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सी है बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपकी। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको। ये देखिए 2014 के अकॉर्डिंग बता रहा है कि 2014 में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सभी महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को एक नाम के दायरे में लाया। वो क्या नाम है बताइएगा। तो उसका नाम है किरण। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है किरण। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किरण कहने का मतलब है नॉलेज, इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च, एडवांसमेंट, टच, नर्थरिंग हो जाए यहाँ पे, है ना। किरण योजना का उद्देश्य क्या है कि S&T डोमेन में जो है महिलाओं को प्रोत्साहित करना होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P इक्वल दे रखा है हमारा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1/p² का वैल्यू बताना है। तो जस्ट अब बताओ ये वैल्यू दे रखा है, क्या इसका हम अपोजिट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। अपोजिट वैल्यू बस यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, होगा ना। बस इस दोनों को हम एक दूसरे में ऐड कर देंगे स्क्वायर करके। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको आता होगा। इसे हम लोग 1 डालते हैं क्योंकि इस रूप में हम लिखते हैं, तो इसे रेशनलाइज करना होगा हमें। तो आप बताओगे कि 5 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2√6, और यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2√6 लिखेंगे ना। तो इससे मल्टीपल करेंगे तो ये तो प्लस में रह जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 2 और 2 4, 4 और 6 24, मतलब 25 में से 24 एक। इसीलिए हम लोग बताएं कि इसकी जो इसकी अपोजिट्स का वैल्यू होगा, इसका जस्ट सिंबल चेंज करेंगे। ओके, और बस यहाँ पे स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और प्लस में लिखो, जस्ट इसका सिंबल चेंज करेंगे, जो 5 और प्लस 2√6 की होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल है। तो आप वैसे ही लिखो, ए स्क्वायर यहाँ पे लिखो। अब देखो खुद नंबर हम अल्फाबेट से ही बता देते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास -2ab होंगे ना। चलो यहाँ पे प्लस तो रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab रहेगा। तो अब बताओ कि ये और ये कैंसिल होगा क्योंकि दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस दोनों को ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे 2a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन कर ले तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू कहेंगे आप कि यहाँ ये 5 जो है ए की वैल्यू, और ये जो है बी की वैल्यू है। तो 5 का करोगे तो 25, और इसका करोगे तो 2 2 4, 4 6 24, मतलब 25 और 24 ऐड कर लोगे तो कितने हो जाएंगे 25 और प्लस यहाँ पे 24, और यहाँ पे 2 है हमारा, तो दोनों को इंक्लूड कर लो, कितने हो जाएंगे 9, और ये 4, इसको हम लोग 2 से मल्टीपल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 2 जा 18, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9 98। करेक्ट आंसर कौन सी दिख रही, तो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 20x³ y² और 10x⁴ y⁴ का LCM आपके पास दे रखा है कितना 20x⁴ y⁴ हो तो महत्तम समवर्तक यानी HCF हमें ज्ञात करना है। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारा प्रथम, कहने का मतलब कि जब LCM दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है, तो HCF बहुत आसानी से निकाल लोगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होता है LCM इंटू HCF होता है, जिसमें हमें फाइंड करना है HCF को। तो HCF इक्वल हम लोग रखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन में LCM ले लेंगे,
चलिए इसे बना के देखते हैं हम लोग। पहला नंबर है 20 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 20x³ 20x³ y² और इंटू 10x⁴ और y⁴ अपॉन में एलसीएम लिखेंगे हम लोग 20x⁴ और y⁴। अब देखो y⁴ y⁴ x⁴ कैंसिल करेंगे। अब देखो ये 20 से 20 कैंसिल करेंगे, मीन्स हमारे पास क्या बचेगा 10x³ और y²। देखो कौन सी है 10x³ y²। ऑप्शन नंबर क्या है, तो राइट आंसर सी, ऑप्शन सी बन जाएगा हम लोग का। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 टेबल क्लॉक है, एक दो नहीं 4 है, जो प्रत्येक जो है 10 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। 4 टेबल क्लॉक है, ठीक है। यदि वे सभी जो है 10 बजे सुबह में एक साथ बजते हैं तो किस समय फिर से वह एक साथ बजेंगे, ये हमें बताना है। कितने टेबल है दोस्तों, तो 4 टेबल क्लॉक है, लेकिन यहाँ पे तो 3 का ही समय दे रखा है, एक चौथा का है। तो देखिए या तो क्वेश्चन मिस प्रिंट होगा या कुछ होगा। आइए बना के देखते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, ओके। तो देखिए 10 20 एंड 25 का एलसीएम ले लोगे, 5 से काटो, 5 2 जा 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है। अब 2 से निकालते थे, 2 1 जा 2 2 जा और 2 तो 5 ही रह जाएगा। तो देखो 5 2 जा 10 और यहाँ पे भी 5 2 जा 10, मीन्स कितना आ गया 100 टोटल। कितने आ गए 100। ये 100 किस में आया, तो आप बता दोगे कि मिनट में आ गया दोस्तों, क्योंकि सभी ये मिनट में हमारा टाइम दिया था, तो मिनट में आ गया। मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर सकते हैं। जब 10 बजे शुरू हुआ फिर 100 मिनट बाद बजेगा, मीन्स कहने का क्या मतलब है, 1.5 घंटे के बाद, मतलब कि आप सीधे कह दोगे 1 घंटे और 40 मिनट, है ना। 1 घंटा 40 मिनट बाद जो है वो फिर से बजेगा एक साथ में। तो देखिए 1 घंटे 40 मिनट कहने का मतलब कि 10 तो बज रहे हैं, 10 में 1 जोड़ दोगे तो 11, 11 बज के 40 मिनट पे वो फिर से एक साथ बजेगा, है ना। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। तो ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, मीन्स ये हमारा ऑप्शन सी सारे के सारे गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11 बज के 40 मिनट पे जो है वो फिर से दोबारा बजेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सोहन मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है और मोहन मेघना जितना लंबा है लेकिन कोमल से अधिक लंबा है, तो मेघना क्या है ये बताना है। मेघना क्या है, देखिए यहाँ बताया गया गीता जो है सोहन से, ठीक है। गीता जो है लंबी है किससे, तो सोहन से, सोहन से लंबी है। अब देखिए लेकिन गीता से छोटी है, क्या है, तो गीता से छोटी। मोहन से लंबा लेकिन गीता से छोटी सोहन जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन को रखो। मोहन मेघना जितना लंबा है, मोहन जो है किसके जितना, तो मेघना, मेघना को यहाँ डाल दो, ये लड़की है। अब देखिए कह रहा है क्या कि मेघना कोमल से अधिक लंबी है, कोमल से अधिक लंबी है, यहाँ पे कोमल को डाल दो। अब देखो इसमें हमें पूछा क्या गया है कि मेघना डैश है, मेघना क्या है, यहाँ पे मेघना है, तो मेघना है कोमल से बड़ी है और मोहन की जितनी है। गीता से लंबी है, बिल्कुल नहीं। क्या कोमल से छोटी है, बिल्कुल नहीं। मोहन से छोटी है, तो मोहन से छोटी नहीं, बराबर बोल सकते हैं। सोहन से छोटी है, हाँ बिल्कुल सोहन से छोटी है ये। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी, देखिए ये 2019 की है फेलोशिप, तो ये हमें देखना नहीं है। बोला कि पहली भारतीय महिला कौन है ना, तो ये तो इम्पोर्टेंट एक तरह से स्टैटिक बन जाएगा कि 2019 में फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी यूनाइटेड के लिए चुनने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है ना। तो ये कौन बन गई है, आंसर्स बताएंगे गगनदीप कांग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। चलिए अगला देखें, इनमें से कौन पौधे की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है। पौधे की वृद्धि को कौन मापता है उपकरण, तो ऑप्शंस बता देंगे। क्रेस्कोग्राफ कौन मापता है, क्रेस्कोग्राफ मापता है, ऑप्शंस नंबर बी बताइएगा क्रेस्कोग्राफ। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस इस्पात संयंत्र का स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग मतलब रूस की सहयोग से की गई थी, जो 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो वो कौन सा है बताइए संयंत्र, कौन सा प्लांट शुरू हुआ था, तो ऑप्शंस बता देंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये रूस के सहयोग से शुरू किया गया था, 1959 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। भिलाई संयंत्र को जो है लौह अयस्क मतलब कि डली राजहरा खान तथा कोयला कोरबा और कारगाली खान से भी प्राप्त होता है। राउरकेला इस्पात जो है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये बता दें आपको, इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। यह भी कब किया गया था, तो 1959 में ही किया गया था, है ना। और इस कारखाना की स्थापना जर्मनी की सहयोग से किया गया था, कौन, तो राउरकेला जो झारखंड में है।
अब आइए दुर्गापुर के बारे में जानते हैं। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों, यह इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके के सहयोग से यह शुरू किया गया था, है ना। क्वेश्चन कि नीचे सूचीबद्ध युग्मों में से 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, वो कौन है? सबसे अलग आइए देख लेते हैं। तो अब देखिए 20 5 है, 36 6 है, ये सभी आप देखोगे ना तो ये 6 टाइम में आया है, ये भी 7 टाइम में आया है, ठीक है। ये देखोगे तो 4 टाइम में आया, बट ये देखोगे तो 6 टाइम में आया है ना। ये इसका स्क्वायर भी है एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर हमारा सबसे अलग जो हो जाएगा वो बी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला क्या है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर एस इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि आर एस जो है पी आर के बराबर हो जाएगा यदि आर पी क्यू 55 डिग्री है ना, और पी आर एस 110 है, तो हमें बताना है पी क्यू एस का वैल्यू कितना होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारा ट्रायंगल है, इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है ना, ये है क्यू, ये है हमारा आर, इसको एस तब आगे बढ़ाया गया है, ये हमारा पी है। ये पी का वैल्यू दे रखा है, कितना है? तो आप बता दोगे 55 डिग्री है, तो इसका 55 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि पी आर एस मतलब ये बाह्य कोण दे रखा है 110 डिग्री, हमें बताना क्या है? पी क्यू एस मतलब ये वाली एंगल बतानी। तो आपको पता होगा दोस्तों, दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल के होता है ना, मतलब दो अंतः कोणों का योग जो होगा हमारा एक बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। और इसके जस्ट सामने वाला होना चाहिए वो एंगल। तो अब देख रहे हैं ये पी और ये क्यू दोनों इसके साथ जस्ट सामने है, तो आप देखो कि ये तो हमारा दिया नहीं है क्यू, तो हम क्यू को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 110 दिया है और ये 55 दे ही रखा है पी। तो आप देखो कि 110 में से यदि 55 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 55 ही बचेगा। मीन्स ये क्यू का वैल्यू कितना आएगा? 55। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर सी बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्थापना जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पर किया गया था? किसका स्थापना किया गया था बताइएगा? तो ऑप्शंस बता देंगे, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का है ना, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यूनाइटेड नेशन जो है आपको बता दें कि मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन जे रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था, है ना। और संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना कब होती है? तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर 1945 को होती है इसकी स्थापना, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों, जैसे एमनेस्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बता दोगे लंदन में, है ना। यूनिसेफ का कहाँ? न्यूयॉर्क में है। ओपेक का वियना में है। नाटो का ब्रुसेल्स में। यूनेप का नैरोबी में। तो आपको बताना एडीबीआई यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप। देखिए कह रहा है कि लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड है क्या? तो आप बता दो कि 3 कार्बन वाला अणु है। लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन वाला अणु है। लैक्टिक एसिड आपको पता है किसमें होता है? कर्ड में यानी दही में होता है ना। ऑप्शन नंबर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किनको कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया? तो आंसर्स बताएंगे, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ये सिंपल आगे वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लस को डिवाइड, माइनस को अर्थ, ऐसे करना है ना। देखिए माइनस को गुना, तो यहाँ पे गुना कर दो, और गुना को क्या करना है? तो गुना को माइनस करना है, यहाँ पे माइनस कर दो। डिवाइड को क्या करना है? तो आप बता दोगे कि डिवाइड को यहाँ पे डिवाइड को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, और प्लस को क्या करना है? डिवाइड में चेंज करना है। अब देखिए इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और प्लस में 4 तो रहेगा, माइनस, ओके। इस 2 और 1 में गुना करोगे तो 2, 2 और 2 4, और यहाँ पे एक माइनस में 4, तो माइनस प्लस कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0। अब इसे हल करना है हमें। आइए सिंप्लीफिकेशन को इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। पहले तो आप डिवाइड करोगे तो 5 आएंगे, ठीक है। 5 और 3 में मल्टीपल करोगे तो 15, ओके ना। तो यहाँ पे हमारे पास 15 प्लस में है, और 45 दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आप बता दोगे कि 60 हो जाएंगे, ओके। 60 में से 50 घटा दोगे तो 10, तो ये सभी को इरेज करो, बस यहाँ पे 10 लिखते हैं। प्लस में है 35, और प्लस में है यहाँ पे 5, सभी को इंक्लूड कर दो। 35 और 5 40, और 10 कितने हो जाएंगे? 50, ठीक है। तो ये 50 आ गए। 50 में आप 3 से गुना कर दो, कितने हो जाएंगे? 150।
यानी ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बी बता दोगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकार जो है 1994 से लेकर के 1815, भारत सरकार होना चाहिए यहाँ पे, आकर नहीं होना चाहिए, आयकर होना चाहिए या फिर सरकार होनी चाहिए ना। 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विसेज में कार्य किया और भारत की जो है एक नई विधि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की, वो कौन है? तो आंसर्स बताएंगे इसमें। करेक्ट आंसर ए फ्रांसीसी बुकानन, फ्रांसीसी बुकानन है, जिन्होंने भारत आकर जो है कि भारत में आकर के इन्होंने 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विसेज में कार्य किया था और भारत की एक कई विधि क्षेत्रों में जो है इन्होंने विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज किए थे। कौन? तो फ्रांसीसी बुकानन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, और ये फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो यह अलग अलग क्षेत्रों में जो है सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति थे यह। नेक्स्ट कह रहा है कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी, है ना। गैट का पूर्ण रूप क्या है? गैट बाद में क्या बन जाता है? तो आप बता दोगे WTO बन जाता है ना। पहले अभी जानेंगे हम लोग कि GATT के बारे में, गैट क्या है ना। तो यहाँ पे गैट का फुल फॉर्म होगा आपका जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर सी बनेगा, गैट। अब देखिए गैट जो होता है ना, ये 1948 को गैट की स्थापना किया जाता है। 1947 को जो है गैट की स्थापना किया जाता है। 1 जनवरी 1948 को लागू कर दिया जाता है इसको, है ना। जब लागू कर दिया जाता है इसको, तो गैट का मुख्यालय कहाँ पे? तो आप बता दोगे गैट का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और गैट जो होता है बाद में बन जाता है WTO के रूप में। कब बन जाता है? तो 1995 में बन जाता है। ये जो बन जाता है कब बनता है? 1995 में बनता है। और WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय वहीं पे है, मुख्यालय चेंज थोड़ी होगा, इसका बस नाम बदला है। देखिए अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है जो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका हमारे पास दे रखा है 19। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। सभी को नंबर काउंट कर लो पहले, 1 2 3, एक यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8, टोटल 8 है, मतलब एक सम है। सम के लिए हम क्या करेंगे? तो आप बता दो क्या कि n/2 और दूसरा जो होगा n+1/2। मीन्स आप सीधे बोलोगे क्या कि ये टोटल 8 टर्म है ना, मतलब चौथा और पांचवें टर्म का आधा हमें निकालना है, दोनों को जोड़ करके आधा निकालना है। तो ये चौथा पद कौन है? पहले हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए। तो चौथा प्लस पांचवा सीधे असेंडिंग ऑर्डर में आप रख के देख लोगे, चौथा प्लस पांचवा कौन है? तो आप बताओगे कि यही तो बीच में है हमारा चौथा और पांचवा, इसी में से कोई आने वाला है, या तो ये या फिर ये। तो आप देखोगे चौथा 1 2 3 4, चौथा ये है, पांचवा ये, दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। 19 इक्वल आप बता दोगे हाफ ऑफ कितने हो जाएंगे? x+4 और x+8, तो दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो 2x और प्लस हो जाएंगे 8 और 4 12। 19 से गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएगा इधर, और ये कितने हो जाएंगे हमारा? 2x और प्लस 12 होगा। चलिए अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 इधर घट जाएगा, कितने हो जाएंगे? 6, और यहाँ पे होगा 2, 26 होंगे। x की वैल्यू देंगे तो आप बता दोगे 2 से काटोगे तो 13। x की वैल्यू जब 13 आ गया है तो हमें बतानी है क्या कि x की वैल्यू ही तो क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर आप ए बता दोगे 13। अगला देखिएगा, कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। आंसर बनेगा ए एडम स्मिथ। है मनोरा, मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो मनोरा का किला आप बता दोगे यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। मनोरा किला जो है दक्षिण भारतीय राज्य जो है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। मनोरा किला का वास्तु काल जो है वो कैसी है? तो द्रविड़ शैली में बनी हुई है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सबसे बड़ा उत्पादक है बक्साइट का? तो आप बता दोगे ओडिशा है। आंसर डी बताएंगे, ओडिशा में सबसे ज्यादा बक्साइट की उत्पादन होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे से बीज में भ्रूण होता है,
जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है इसको? तो आप बता देंगे अंकुरन के माध्यम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा अंकुरन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2019 की करंट अफेयर है, बट पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है? कह रहा है कि 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पे हुआ था? पहले ये जान लेंगे 2019 के अकॉर्डिंग नेपाल में। अब जानते हैं 2024 के अकॉर्डिंग कहाँ पे हुआ था। तो देखिए 2024 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 8वां हुआ था, है ना? ये तो 5वां था, 2024 के अकॉर्डिंग 8वां हुआ है। और यह कहाँ पे हुआ है 8वां? ABU मीडिया शिखर सम्मेलन 2024 में आपको बता दें दोस्तों, इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ है, बाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो हमें बताना है क्या कि एफ एफ इंटू टू का मान हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, आइए यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। पहले हमारे पास क्या दे रखा है, तो आप बता दोगे एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एफ टू की, मीन्स आप बता दोगे टू प्लस वन और यहाँ पे टू माइनस वन इक्वल कितने हो जाएंगे? टू प्लस थ्री, इसमें घटा दोगे वन यानी थ्री हो जाएंगे। जब हम एफ की वैल्यू क्या रखें तो आप बता दो थ्री, यहाँ पे टू ही रखते हैं। ओके, इक्वल बोलोगे कि एफ इक्वल हम लोग रखते हैं यहाँ पे थ्री को, तो क्या हो जाएंगे? तो थ्री और प्लस वन और एक होगा थ्री माइनस वन, तो फोर अपॉन टू काटोगे तो कितने आ जाएंगे? टू। चलिए नेक्स्ट रखेंगे हम लोग एफ एफ यहाँ पे टू की वैल्यू आप रखोगे, मीन्स आप बोलोगे कि एफ टू वैल्यू रखेंगे तो एक टू और प्लस एक थ्री हो जाएगा, टू में से घटाओगे तो एक यानी ये थ्री आ जाएगा, है ना? तो आंसर्स हमारा क्या बनेगा? आंसर्स बताओगे कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा, थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है ना। आंसर्स नंबर सी बताएंगे, सावधानिक सार्वजनिक प्रावधान कहते हैं उसे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र में 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी। अब स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। यहाँ पे तो 90 डिग्री फॉर्मेशन होता है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। इसे हम बी लेते हैं, इसे ओ, इसे ए लेते हैं। ओके, अब देखिए कह रहा है कि स्पर्श रेखा की हमें लंबाई बतानी है। स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए हमारे पास ये टोटल 5 दे रखी है और ये त्रिज्या हमारा 4 दे रखा है। क्या हमारा परपेंडिकुलर नहीं निकल जाए जब हाइपोटेनस और बेस दे रखा है? तो बता दो परपेंडिकुलर इक्वल बता दोगे हाइपोटेनस की होल स्क्वायर माइनस बेस की होल स्क्वायर। निकालिए हाइपोटेनस कितनी है? 5 की होल स्क्वायर माइनस बेस कितनी है? तो 4 की होल स्क्वायर। 5 की कितनी हो जाएगी? 25 में से आप 16 घटा दोगे यानी कि आप बता दोगे 9। 9 की कितनी हो जाएगी? तो 3, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे? ऑप्शन नंबर आप डी बता दोगे, 3 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, आइए कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है सभी जहाज जो है नाव है, सभी जहाज क्या है? नाव है, ठीक है। सभी जहाज जो है नाव है, सभी लंगर जहाज है, ठीक है। तो सभी लंगर जो है पहले जहाज बना देते हैं, सभी लंगर जहाज है और सभी जहाज जो है नाव है, सभी जहाज जो है क्या है? नाव। अब देखिए कह रहे क्या? सभी लंगर नाव है क्या? सभी लंगर जो है क्या नाव है क्या? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। दूसरा ये पढ़ते हैं कि कुछ जहाज लंगर है क्या? कुछ जहाज जो है लंगर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, कुछ है। देखिए कोई लंगर नाव नहीं, कोई भी लंगर जो है यहाँ पे नाव नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत बोला है तो ये काट दो। कह रहा है कुछ नावे लंगर है, कुछ नावे जो है क्या लंगर है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही, यानी हमारा निकला 1, 2 और 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रही है? तो आप ऑप्शन बता दोगे, करेक्ट आंसर सी।
अब आइए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करनी है। देखिए निम्नलिखित में हमें मान बताना है, 1 2 3 ऐसे ही करते हुए 31 32 30 यहाँ से 31 तक जाता है, ठीक है। अब देखिए 1 से लेके 31 तक गया, फिर 31 से अब घटते जा रहा है, कैसे 30 29 है ना, ऐसे करते हुए फिर 1 तक आ जाता है। तो इस सभी का सम हमें बताना है कितना होगा। सभी का सम कितने हो जाएंगे, तो देखिए सभी को सम निकालने के लिए ना आपको रखना होगा 2 इंटू एन और इंटू एन प्लस 1 करना होगा, अपॉन में आपको रखने होंगे 2। बस यही फॉर्मूले हैं। और आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और आपको प्लस बस यहाँ पे करने होंगे 31 से, है ना, मीन्स 31 करेंगे एन प्लस 1 से आपको प्लस कर देने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2n कहने का मतलब है हमारे पास कि n हमारा कितना है, लास्ट टर्म जो n है 2n, यानी 2 इंटू यहाँ पे रखोगे 30, ठीक है, 30 में एक जोड़ोगे तो 31, अपॉन हो जाएगा आपके पास 2, और यहाँ प्लस करेंगे 30 और 1 31, n प्लस 1 करना है, सीधे हमने 31 लिख दिया। 2 से इसे काट सकते हो, 2 30 और 31 में गुना करें, जो भी आएगा उसमें 31 ऐड कर देना है। तो 30 में गुना करो, 3 एकम 3, 3 3 9, है ना, 3 930 में आप एक ऐड कर दो 31, तो आप बता दोगे 1 6 और 9, मतलब 961। ऑप्शन नंबर क्या बता दोगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें 5 तथा 6 के अंकित मान का योग हमें बताना है। अंकित मान का योग क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 6 का अंकित मान क्या होगा, 6 ही रहेगा, है ना। 5 का अंकित मान क्या होगा, तो आप बता दोगे 5 ही रहेगा। तो हमें इन दोनों का योग बताना है, 6 और 5 को ऐड कर दो यानी 11। ऑप्शन नंबर क्या बताओगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग जो है चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए चार, पहले हम लिखेंगे x, पहला है संख्या, दूसरा x प्लस 1 है मेरा संख्या। यदि दो संख्याओं को हम ऐड करते हैं, कहना दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चौथी संख्या लगातार यदि हम लोग लेते हैं तो पहला x होगा, आप बताओगे, ठीक है, दूसरा जो होगा x प्लस 1 होगा, तीसरा जो होगा x प्लस 2 होगा, चौथा जो होगा x प्लस 3 होगा। तो ये देखो ये तीसरी और ये चौथी, कह रहा है कि ये पहली और दूसरी को ऐड करेंगे, सो हमारा जो तीसरी और चौथी के क्या होगा, तो आप बताओगे कि चौथी के, बोल रहा है ना कि पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर, चौथी क्या है हमारा, तो x प्लस 3 है। दोनों को सम करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या, यहाँ मेरी चौथी संख्या हो गई। कह रहा है कि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। देखिए ये 2x होगा और प्लस 1 इक्वली x प्लस 3, इधर x को घटा लोगे तो x हो जाएगा, ये एक जाके उधर घट जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गया। तो अब क्या है, कह रहा है कि चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो हम पहले चारों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। चारों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो चारों संख्याएं कहने का मतलब कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएगा। पहला में एक, मतलब पहला में तो सिर्फ एक था, एक इसमें इंक्लूड था, दूसरे में, तीसरे में 2 इंक्लूड था, और चौथे में 3 इंक्लूड था। तो अब जोड़ लो, यहाँ पे जो था ये पहले दूसरी चौथी संख्या है हमारी, ठीक है। तो 4x और प्लस 6 कहने का मतलब है क्या, कि 3 और 2 5, 1 6 होंगे ना, नंबर 6 होंगे, और x में सभी में है, तो 4x प्लस 6, तो 4 और इंटू एक्स की वैल्यू अभी 2 हमने निकाला है, प्लस 6 ऐड करो तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे 14। यही 14 जो है ना दोस्तों, 14 कह रहा है क्या, चारों संख्याओं के योग का आधा, ठीक है, इसका आधा कर लो तो कितने हो जाएंगे 7। इनमें से किसके बराबर, तो इसके बराबर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया। कौन मांग का विरोध किया था, तो आप आंसर बताएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइए, खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे इसका विरोध, पाकिस्तान की मांग को। देखिए पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए एक पृथक अलग देश होगा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो चौधरी रहमत अली किए थे। कौन किए थे, चौधरी रहमत अली के थे। और मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार जो है किनके ई में आया था, तो सर मोहम्मद इकबाल के इसमें आया था, ठीक है। सर मोहम्मद इकबाल जो थे, इन्हीं का जो है उपज है ये पृथक राष्ट्र का मुसलमानों के लिए, है ना। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान देश के निर्माण का मांग करने वाला प्रस्ताव जो है ये कब पारित हुआ था, तो आप बताओगे 23 मार्च 1940।
कह रहा है क्या कि 1000 बराबर दे रखा है कितना, तो आप बता दोगे 10,000। ठीक है, अब आपको निकालने हैं क्या, तो 1331 से 1000 आप माइनस कर लो। क्यों? क्योंकि ये हमारा अमाउंट था, ये हमारा प्रिंसिपल था, इस दोनों में से डिफरेंट करोगे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो 331 हमारा क्या निकला, इंटरेस्ट। अब देखो कह रहा है क्या, हमें इंटरेस्ट ही फाइंड करनी है, तो 10,000 ओपन हो जाएगा 1000 और इंटू करेंगे 331, 30 से 30 कैंसिल करें, यानी कितने हो जाएगा 3331। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, तो राइट आंसर आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, कौन है बताइएगा, नया। तो आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी कुंडनकुलम है। कुंडनकुलम जो है यह किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो आप बता दोगे तमिलनाडु में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है कुंडनकुलम। और इसकी स्थापना आपको बता दें दोस्तों 15 अक्टूबर को होती है, 15 अक्टूबर 2016 में। और तारापुर जो है दोस्तों, ये बता दें आपको तारापुर यह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है तारापुर। नरोरा कहाँ पे है दोस्तों, तो नरोरा आप बता दो यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कल्पक्कम आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है क्या कि एक जल धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी के द्वारा लिया गया टाइम कितना है। देखिए धारा की दिशा में आदमी का चाल कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 6 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना है 37 किलोमीटर, इसी यूनिट ट्रेवल करना है, तो आप लिखोगे क्या कि दूरी और बटे चाल, तो दूरी कितनी है 37 और बटे कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर काटो यानी 37/9, 37/9 को मिक्स फ्रैक्शन आप करोगे तो 9 4 जा 36 होंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा 37 और नीचे तो 9 ही रह जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो आप ऑप्शन नंबर बता दोगे कौन सा फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी कर रहा है, 4 सही 1/9 आवर, राइट आंसर बी होगा। देखिए अगला कह रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर जो भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे, तो वो कौन सी पीढ़ी की थी, तो आपको पता है वैक्यूम ट्यूब जो है प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया जाता था, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा। तो आपको बता दें प्रथम पीढ़ी में जैसे ट्यूब का उपयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था, तीसरे में इंटीग्रेटेड चिप का, चौथे में माइक्रो प्रोसेस का, पांचवा तो आपको दिख ही रहा है इंटरनेट, लैपटॉप, नोटबुक ये सब है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इनमें से किस रेशेदार फल जो है फाइबर क्रॉप्स का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बता देंगे जूट का उपयोग। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर सी। कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद बताइए, तो ऑप्शन नंबर बता देंगे 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से है, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है, तो वैसे 153 यदि पूछा जाए दोस्तों 153, इसमें क्या है 153 में, 153 में है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, कौन, तो राज्यपाल हो सकते हैं एक से अधिक राज्यों के। तो जस्ट इसके बाद आता है 154, इसमें क्या कहा गया है, तो 154 में बोला गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, 155 आप देख ही लिए कि क्या है, इनकी नियुक्ति से संबंधित है। तो 156 में क्या है, तो आप बता दोगे 156 में है कि राज्यपाल का कार्यालय जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर रहते हैं। तो 157 में क्या है दोस्तों, 157 में आप बता दोगे ना कि राज्यपाल बनने की योग्यता है ना, योग्यता कहने का मतलब वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, है ना, ये सभी नागरिकता, और कम से कम 35 वर्ष उम्र हो, ये सभी होती है अहर्ताएं। और आर्टिकल 159 में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समूह, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे 159 में। देखिए इसमें 4 दिए गए हैं ऑप्शन, जिसमें 3 एक समान है एक अलग है, कौन है, योजना, परिकल्पना, स्कीम, निर्देश।
तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे डायरेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये सभी क्या है स्कीम के तहत है, तो यानी आंसर डी बना। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो आप आंसर बता दोगे मानवाधिकार। आंसर बनेगा राइट आंसर बी, मानवाधिकार पे अवस्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताओगे लंदन में। इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना 1961 में होता है इसका स्थापना। है कि कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक? वो कौन सा आंदोलन था? इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी होगा। असहयोग आंदोलन के द्वारा बहिष्कार, कपड़ा जलाना, मतलब सीधे से आप बाइकआउट करना ब्रिटिशों का हर चीज का, है ना। यह चला था कब से कब तक? तो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 से लेकर के यह 12 फरवरी तक चली थी। 12 फरवरी 1922 तक चली थी, है ना। और यह चौरी चौरा कांड के कारण जो है दोस्तों इसको स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाओगे इसे। ए बी यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और जस्ट इसके नीचे बी और सी का रेशियो लिखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते ए बी का वैल्यू दे रखा है 3 और 5, 3 और 5 का दे रखा है, जस्ट इसके नीचे बी और सी का 4:7। चलिए इसे मल्टीपल करेंगे, 7 5 जा 35 होंगे, 4 5 जा 20 होगा, और यहाँ 4 3 जा 12। इससे छोटा तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमें ए बी सी का 12 20 35, 12 20 35 ऑप्शन नंबर क्या है? राइट आंसर बी ऑप्शन। देखिए ये कितना और सिंपल है दोस्तों। कह रहा है क्या कि ये √45 प्लस √125 को ऐड करने पे कितना रहा? 17.89। तो हमें बताना है √180 प्लस √80 का वैल्यू बताना है कितने होंगे। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। √45 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 9 5 जा 45 लिखते हैं, ओके। और इसे हम लोग 25 5 जा लिख सकते हैं, ओके। ये दे रखा है 17.89। क्या हम इसमें से 5 और ये भी 5 अंदर रख सकते हैं? 9 को निकाल सकते हैं बाहर, 9 है यानी 3 √5 प्लस ये हो जाएगी 5 √5। तो आप कितना बोल सकते हैं? 3 और 5, क्योंकि दोनों रूट सेम है तो दोनों ऐड होंगे, तो 5 8 रूट हो जाएंगे 5 इक्वल आप बोलोगे 17.89, ओके। अब ये 8 जो है आपका मल्टीपल में क्या डिवीजन में आ जाएगा? तो यस, तो यहाँ पे आप लिखोगे √5 इक्वल हो जाएगा 17.89 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 8, ओके। अब √5 की वैल्यू पता हो चुकी है, यहाँ से भी √5 को हम लोग कवर ये कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे। तो 180 है ना, 180 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 36 इंटू 5 180। इसे हम लोग लिख देंगे कितने? तो इसे हम लोग लिखेंगे 16 5 जा 80। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। 36 का 6 होता है और 16 का 4 होता है, तो 4 आप बाहर निकाल दो। यहाँ पे पहले 6 √5 लिखो और प्लस है 4 निकालो √5, तो इस दोनों को इंक्लूड करो, कितने हो जाएंगे? 10 √5। 10 √5 की हमें वैल्यू फाइंड करनी, ओके। चलिए 10 √5, जिसमें 10 तो 10 रहेगा, √5 का भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 10, है ना, और √5 की वैल्यू होगा 17.89 अपॉन में हो जाएंगे आपके पास 8। काटिए इसे 2 से, 2 4 जा 2 से काटो 5 टाइम्स, यानी कितने आगे? 5 इंटू 17.89 अपॉन में 4। बस इसे आप मल्टीपल करके डिवाइड कर दो 4 से, आपके पास आंसर। तो आंसर्स कितने आ जाएंगे? इसे सीधे 4 से पहले इसे डिवाइड कर दो, जो भी आएगा मल्टीपल कर लेना, यानी आंसर्स जो आएंगे आपके पास वो होगा 22.4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितने समय लगी? देखिए ये किलोमीटर पर घंटा में है और ये मीटर में है दोस्तों, है ना। हमें फाइंड करना है सेकेंड में, सभी सेकेंड में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसको हमें पहले चेंज करने होंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में करने होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तभी तो टाइम निकालेंगे, ठीक। तो 180 और बट्टे ये 90 है दोस्तों, तो 90 को क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे 90 तो दे रखे हैं, 90 को हम लोग लिखेंगे 5/18, है ना। 5/18 से कन्वर्ट करेंगे तभी तो छोटा में आएगा, तो इसे काटो, कितने हो जाएंगे? 9 2 जा, और 9 से काटोगे 10 टाइम्स में, 2 से काटो 5 टाइम में, यानी कितने हो जाएंगे? 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सीधे इसको 25 से डिवाइड कर दो, काटो 5 से 5 टाइम में, 5 से काटो 3 टाइम में,
और ये कितने हो जाएंगे 36। ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटेंगे 5 7 टाइम्स में, 5 7 जा 35, कैरी 1 और 2 जा, तो कितने आ गए हमारे पास 7.2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7.2 सेकेंड। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन से पुस्तक के लिए बताइए, तो आंसर्स बताएंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आंसर्स डी बताएंगे। अरुंधति रॉय को 1997 कब 1997 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1997 में। सलमान रुश्दी को उपन्यास जो है मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में, कब 1981 में जो है इनको मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है, सौभाग्य योजना, तो आंसर्स बताएंगे यह विद्युत मंत्रालय के द्वारा है, किसके द्वारा नियंत्रण में है, विद्युत मंत्रालय द्वारा, आंसर्स बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी। और इसका यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति कराने से है, और यह शुरुआत कब होता है, तो आप बता दोगे 2014 में इसकी योजना की शुरू की जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है क्या, रेखांकित कीजिए कि उन शिक्षकों को निरूपित करने वाला क्षेत्र को पहचान करना है जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं है ना, किंतु भारतीय नहीं, तो यहाँ पे पहले तो इसे इरेज कर दो, भारतीय नहीं है तो इसे हटा दो, ठीक है। अब कह रहा है कि चीनी तो है और शिक्षक भी है, तो वो कौन है, मात्र 2 ऑप्शंस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है क्या 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था, कौन था बंगाल का गवर्नर, तो बताओगे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, आंसर सी बनेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिंग फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति उद्देश्य कंपनी के राज्य को अधिक सुरक्षित करने के लिए राज्यों के साथ संधि करना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था, तो आप बताओगे 1786 से लेके 1793 तक था। और 1805 में से लेकर के फिर मतलब आया था शासनकाल, यह हुआ था 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखिए कि वेब एड्रेस में डोमेन जो इंडिकेटर होता है प्रत्येक .com जो होता है इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो है कमर्शियल, आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर डी कमर्शियल इसका मतलब है। अब देखिए ये जो नंबर है इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि ये रैंकिंग वाला है क्या, तो यस बिल्कुल 657 है ना, 657 फिर 657 रिपीटेड आ ही रहा है, मीन्स आप इसे लिख सकते हो 1.23 है ना 657 की पावर रैंकिंग, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो बस इसकी फॉर्म में लिखना है। अब देखना है क्या है यहाँ पे जिस पे रैंकिंग नहीं है उतना इसमें से घटा लो, आप बस 1 2 3 को घटा लो, तो घटाओगे तो कितने होंगे, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएंगे, ओके, 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएंगे, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आ जाएंगे। अब लिखो 1 2 3। अब देखो डेसिमल के बाद जितने पे रैंकिंग नहीं है उतने आपको 0 लिखने पड़ेंगे, जितने पे रैंकिंग है उतने पे 9, तो कितने पे रैंकिंग है 3 पे, तो 3 9, और जिस पे नहीं है तो 2, क्योंकि डेसिमल से पहले वाले को हम देखना है ना, तो देखो कितने आ गए 3 9 और 2 0, 3 9 किस में है, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कर दो, ये ऑप्शन बी कर दो, ऑप्शन सी अभी रहेगा, ऑप्शन डी भी रहेगा, ठीक है, दोनों में 2 0, दोनों में 2 0, ओके। अब देखो 1 2 3 1 2 3 इसमें भी 1 2 5 यानी ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि कॉस इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है हमारा 1/2 और साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0 है, जहाँ पे एक्स और वाई धनात्मक न्यून कोण है और एक्स बड़ा या बराबर हो सकता है वाई के, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि साइन एक्स प्लस वाई, आई साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख कॉस लिखा हुआ है दोस्तों, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल लिखा है 1/2, क्या 1/2 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या कॉस के माध्यम में, तो आप बताओगे यस, हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल करो यानी एक्स प्लस वाई इक्वल कितने लिखोगे 60 डिग्री। दूसरा क्या वैल्यू दे रखा है कि साइन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल 0 डिग्री, क्या इसको भी साइन के रूप में कुछ लिख सकते हैं, यस।
तो साइन x माइनस वाई इक्वल आप लिखोगे यहाँ पे साइन 0 डिग्री, है ना। साइन से साइन कैंसिल करो, यानी x माइनस वाई इक्वल कितनी आनी चाहिए 0। मीन्स आप खुद देखो कि दोनों को ऐड करने पे हमें चाहिए कितना 60, दोनों को घटाने पे चाहिए कितना तो 0। वो कौन सी वैल्यू रखें जो हमें जोड़ने पे 60 है और घटाने पे 0 है। तो आप देख लो, या फिर इक्वेशन से भी ले सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल 60 और x माइनस वाई इक्वल 0। तो आप यहाँ प्लस है, ये माइनस कैंसिल कर लोगे। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखोगे तो होंगे ना, x और y कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2x इक्वल क्या हो जाएंगे, ऐड करने पे 2x इक्वल हो जाएंगे हमारा 60, 2 से कैंसिल करोगे तो 30। यानी x की वैल्यू जब 30 आ गया तो y की भी वैल्यू क्या होगी 30, क्योंकि x 30 में से 30 घटाओगे तो 0 आ जाएंगे, और 30 और प्लस 30 जोड़ोगे तो 60 आ जाएंगे। यानी आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, x हो या फिर y हो, दोनों का वैल्यू आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे बोला गया या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो दोनों बराबर ही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि किताब को कलम कहा जाए, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग कर दें। खाना क्या चीज खाते हैं हम लोग, तो आप बता दो कि खाना के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं गेहूं का। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए गेहूं को क्या कहते हैं, कुर्सी कहते हैं। यानी आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए बताओगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। आंसर ये बनेगा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद कौन दिए थे, भगत सिंह दिए थे, है ना। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए थे। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस दिए थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। और वापस वेदों की ओर लौटो कौन बोले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। गरीबी हटाओ कौन बोली थी, तो इंदिरा गांधी बोली थी। और संपूर्ण क्रांति कौन बोले थे, तो ये बोले थे जयप्रकाश नारायण बोले थे। और बताइए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने बोला है, अभी भी वर्तमान में है वो कौन है, बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च जो है आत्मीयता है, मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के लिए जो है उच्च आत्मीयता है। तो आंसर्स क्या बता दोगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, राइट आंसर बी बनेगा हेमोग्लोबिन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में है, तो इनके प्रथम 5 पदों का योग उसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए इसे एपी को बनाते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 11 और 18 पदों का अनुपात 2 और 3 के रेशियो में दे रखा है। तो हम पहले लिखेंगे T11, 11वां पद, है ना, कितने हो जाएंगे ए और प्लस 10D होंगे, क्योंकि 11 में से घटाओगे तो 10 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 10 11 में से घटाओगे तो 10 आएंगे, 10D हो जाएंगे, है ना। तो ये पहला किसका है 11 का। जब 18 लेते हो T18 लेते हो तब क्या हो जाएगा, तो ए और प्लस बता दोगे क्या, ए प्लस 18 में से एक घटा दोगे तो हो जाएंगे आपके 17D, ये हो जाएंगे 2। चलिए ये जब 2 हो जाएंगे तो हमारे पास दे रखा है इसी दोनों का रेशियो 2 और 3 के रेशियो में, तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 के रेशियो में। ठीक है, अब इसे हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, इस टी को अभी भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बस इतना देखते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 या 30D होगा। ओके चलिए लिखिए 3A और प्लस हो जाएगा 30D होगा, इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2A और प्लस हो जाएगा 34D होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे 3A और 2A, घटा दोगे तो A बच जाएगा, ये 30D उधर जाके घट जाएगा यानी 4D हो जाएगा होगा। तो आप बोलोगे क्या कि A इक्वल कितना आ गया हमारे पास 4D, ये बोलेंगे ना A इक्वल जो आ गया हमारे पास 4D। तो हमें जस्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, कि हमें बताना है कि वह 10 पदों का योग है ना, उनके प्रथम 5 और प्रथम 10 के योग बताना है। तो देखो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे S5 पहले, फिर 10 निकालेंगे। S5 के लिए लिखते हैं क्या फॉर्मूला, कि n/2, n हमारे पास 5 दे रखा है ना, 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होती है। जस्ट यहाँ पर रखिए S5 के लिए, तो n कितनी रखी 5, 5 बट्टे 2 रखो, n 2A A का वैल्यू दे रखा है हमारा 4D, तो मीन्स कितना हो जाएगा 8D हो जाएगा, यहाँ पे रख लोगे आप। तो लिखो यहाँ पे 8D और प्लस हो जाएगा n, 5 है 5 में से एक घटाओगे तो 4 और D कितनी है हमारे पास, तो आप बता दोगे D यहाँ पे जो है 4D हो जाएंगे। ठीक है, D तो दिया नहीं है तो 4D और 8D कितने हो जाएंगे 12D। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि 5/2
5/2 और हो जाएंगे यहाँ पे 12D। इसे काट सकते हो 6, यानी कितने हो जाएंगे 30D। ये किसका निकला है तो आप बता दोगे S5 का निकला है कितना, तो 30D निकला है। अब देखिएगा ये जो 30D हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जस्ट हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, S10 की वैल्यू जस्ट सेम वैसा ही निकालेंगे हम लोग। लिखिए यहाँ पे 10/2, हम फार्मूला नहीं लिख रहे, सीधे फार्मूला पे उसकी वैल्यू रख लेते हैं। ओके चलिए यहाँ पे 2A रखेंगे और प्लस यहाँ पे 10 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9 और D तो D ही रहेगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये काटोगे तो 5 हो जाएंगे। तो A का वैल्यू हम लोग का निकला था 4D, 4 2 जा 8 हो जाएंगे यहाँ पे भी D और प्लस 9D। तो ये कितने हो जाएंगे 9 और 8 ऐड करोगे तो 17, 17 5 जा 85D है ना। ये 85 आ गए, ये S10 का, और S हमारे 5 का आ चुका है 30D। ठीक है अब देखो दोनों का यदि हम लोग रेशियो निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे, दोनों का रेशियो आप खुद निकाल लो 30/85 का, तो कितने हो जाएंगे 85 और यहाँ पे 30। ठीक है काट के देखो 5 से काटोगे तो 5 से कटेंगे ये 6 टाइम में, 5 से काटोगे तो 17 टाइम में, यानी कितने आएंगे 6 और 17 के रेशियो आ गए। तो देखिए ऑप्शन 6 और 17 का रेशियो कौन है, तो ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर सी आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी की उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है तो हमें एंगल RPO का मान 39 डिग्री है ना। तो RQP का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग वृत्त को बनाते हैं। अभी इसी वृत्त में एक व्यास दे रखा है, ठीक है, और व्यास से ही एक कोण बन रहा है। जो कोण बनेगा यहाँ पे ये राइट एंगल का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स ये कितना डिग्री का है, ये 39 का दे रखा है ना। हमें फाइंड करना है ये कितने होंगे। देखिए इसका वैल्यू R नाम है, इसका नाम Q है, इसका नाम है P और यहाँ पे एक सेंटर है, मीन्स ये है O। आपको निकालने क्या है Q का वैल्यू, ये वाले निकालने हैं कि कितने होंगे है ना। RQP वैल्यू बताना, जब 90 और 39 दे रखा है तो आप सीधे ऐड कर लो 90 और 39 प्लस हमें नहीं पता कि Q कितने हैं, टोटल हो जाएंगे 180। तो यहाँ पे एंगल Q इक्वल आप लिख लोगे, इस दोनों को ऐड कर लो कितने हो जाएंगे 9 और 3 12, मतलब कि 180 में से आप 129 घटा लो तो बता दोगे 1 और 8 से घटाओगे तो हो जाएंगे 7 से 2 तो 5, 51 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 51। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था, कब हुआ था, तो आप बता दोगे मई 1960 में। आंसर ए बनेगा मई 1960 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला देखिए कि 4 रेखा गणित आकृति सूचीबद्ध है जिसमें से 3 एक समान है एक अलग है, वो कौन है, वर्ग वृत्त त्रिभुज और आयत। देखेंगे तो इसमें सबसे अलग कौन है, तो आप बताओगे कि यहाँ पे वृत्त सभी से अलग है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारा, बी करेक्ट होगा। सभी रेखाएं से बने हुए हैं ना, बट ये जो है एक वृत्ताकार है तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था, कब किया गया था, तो आंसर बताओगे जनवरी 2019 में। आंसर नंबर करेक्ट सी बनेगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है इसरो का मुख्यालय परिसर बेंगलुरु में स्थित है। देखिए एक्स प्रक्षेपणों का समानांतर माध्य एम है। यदि दो प्रक्षेपण कौन कौन है, एक 0 है और एक m को उनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य हमें बताना है क्या होगा। तो नया माध्य क्या हो जाएगा, आप बताओगे क्या कि x प्रक्षेपण का योग आप बता दोगे m x हो जाएगा, x प्रक्षेपण का mx होगा ना। अब देखिए जब x+2 जब हम करेंगे कि x और +2 प्रक्षेपणों का योग करोगे तो कितने हो जाएंगे, पहले तो mx इसका हो जाएगा, ओके, प्लस 0 और प्लस हो जाएगा m। मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या m कॉमन करके x+1 होगा। अब जो नया माध्य होगा वो हमारा क्या होगा, तो x+2 का प्रक्षेपणों का वैल्यू निकालोगे तो m इंटू x+1 ओपन हो जाएगा आपके पास x+2। मीन्स करेक्ट आंसर कौन सी बनेगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बता दोगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन 23 साल है ना 1802 से लेकर 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के प्रदृश्य और दृश्य को चित्रित करती है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शंस बताएंगे जॉर्ज चिन्नेरी। ऑप्शन नंबर ए बनेगा जॉर्ज चिन्नेरी, जो 23 साल तक भारत में रहे और जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के प्रदृश्य और दृश्य को चित्रित करती है। जॉन
चिन्नेरी जो है एक अंग्रेजी चित्रकार थे। जॉन चिन्नेरी अपना अधिकांश जीवन एशिया, विशेषकर भारत और दक्षिण चीन में व्यतीत किए थे। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना आपको जो 64-12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे। 64 जो 12 है ना हमारे पास, पहले लिखो 64-12, ठीक है। अब देखो ये तो कंफर्म है कि 81 से इसकी स्क्वायर जो है कम है, बट इतना कंफर्म है कि 80 से मोर देन है। क्यों? क्योंकि 80 का करोगे तो 64 आएगा, 64 से ज़्यादा है। मीन्स हमें क्या करना होगा, तो आप बता दोगे कि 81,000 जो 81 का होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 65 है ना, 61, 81 का आएगा। इसमें से जस्ट आप घटा दोगे क्या, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है 6412 को घटा दो, कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 1 से 2 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे, 11 से 2 तो 9 होंगे, ठीक है। 9 आप देखो किस में है, तो 2 में है, चलिए ठीक है। यहाँ 5 में से 1 घटा दो तो 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 149 को आप यदि डिक्रीज करते हो तो आपके पास एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। डब्ल्यू में इनमें से किसे प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है, तो आंसर बताओगे HTTP का। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और PT यहाँ पे FTP का मतलब क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना। और SMTP का क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और TCP या फिर IP का क्या मतलब है, तो यहाँ पे बोलोगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रीचा की आय जो है मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी प्रतिशत कम है, ये हमें बतानी है। तो कम है मतलब कितना, 100 से। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप लिख लोगे ये जो भी दे रखे 9 सही 1/11% है, किससे, तो 100 इंक्लूड होगा इससे, तो 9 सही 1/11 से इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पे 100, बस इसे सॉल्व करना है हमको। तो ये कितने हो जाएंगे, 99 और प्लस 1 100, 100/11 होंगे। अपॉन में आप करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी सेम वही, तो अब 11 ये कितने हो जाएंगे, टोटल 1200 हो जाएंगे। अपॉन होगा 11 इंटू 100, ये देखो 11 से 11 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, यानी कितने हो जाएंगे आपके पास, तो आप बताओगे कि 100 अपॉन में रहेगा 12, इसे काटो 4 से 25, 4 से 3 टाइम्स में, यानी 25/3। या तो 100/12 रखो या फिर 25/3, आप जिसमें मन करे उस पर रखो, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सभी में 12 है, मतलब हमें 100/12 को ही मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो बहुत ही आसान है, 12 8 जा कितने होते हैं 96, 12 8 जा 96, कितने बच गए ऊपर, तो 4, तो 100 हो जाएंगे, यानी 8 सही 4/12 कौन सी है करेक्ट आंसर, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है ना, इसी कूट भाषा में हमें बताना है चेयर को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए जैसे आर को लिखा क्या गया है कि 7 है ना, आई को क्या लिखा गया है 6, डबल पी को 22 लिखा गया, वैसे ही बस यहाँ पे सी को क्या बताएंगे, तो लास्ट सेकंड डिजिट देखो, लास्ट सेकंड डिजिट 9, तो 9 से स्टार्ट है। एच का वैल्यू क्या है, तो लास्ट में देखो 1 है, 9 के बाद 1 कौन से है, तो सभी ऑप्शन डी काट दो क्योंकि इसके पास नहीं है। ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू आप बता दोगे लास्ट थर्ड यानी थर्ड, तो 913 ये ऑप्शन काट दो, 913 ये ऑप्शन काट दो, 913 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर्स बता देंगे, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद, कुली भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला देखेंगे कि सोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक 30 घंटे तक तय कर सकता है, दिल्ली से कन्याकुमारी 30 घंटा उसको समय लगता है, यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी चाल हमें बताना है कि कितना होगा, कितना हो जाएगा 40 का। चलिए इसे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कितना चाल हो जाएगा। कह रहा है कि सोहन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग यदि ले लेते हैं किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो नई चाल कितनी हो जाएगी, पहले तो हम कुल दूरी निकाल लेंगे, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा टोटल, हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना, x और गुने 30, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, x इंटू 30 मतलब 30x हो गया, किलोमीटर प्रति किलोमीटर हो गया हमारा। ओके, स्पीड हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल कितनी हो जाएगी, नई स्पीड जो आपको हो जाएंगे वो हो जाएंगे x माइनस
x/15 क्योंकि ये 15वां हिस्सा कम हो जा रहा है तो आप निकालोगे 15 में से एक घटाओगे यानी 14x हो जाएगा हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो कुल दूरी है वो 30 घंटे में तय करती है तो कितनी हो जाएगी 30 इंटू हो जाएगा 45 40x/15 50 से काटो 2 टाइम्स में यानी 28x हो जाएगा किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये 28 है, 30 यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो 30 में से घटा लोगे कितनी आ जाएंगे 2x। ये 2x ही कितने के बराबर है 10 के, 2 से काटो 5 टाइम यानी x की वैल्यू 5। स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्प में बताना है आगे क्या आने वाली है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी ही आएगा कंफर्म, सभी डी से स्टार्ट है। ओके देखिए जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, तो डी के बाद डब्ल्यू कौन सा है तो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 है। अब चलिए यहाँ पे पी 16 के 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 यानी एस आना चाहिए यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका, सी नहीं, करेक्ट आंसर ए बनेगा। अब ये समीकरण जो दे रखा है हमारे पास इसके मूल बराबर है तो m का मान हमें बताना है कि क्या होगा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे निकाल के देखते हैं। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है इक्वल 0। बस यहाँ पे रखिए क्या है दे रखा है आपके पास b, b कहने का मतलब कि m प्लस 1, m प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a कितना दे रखा है तो आप बताओगे 4 प्लस m है ना, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है तो c बोलोगे 1 इक्वल 0 रखो। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखो b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab यानी 2m हो जाएगा माइनस इसे करो मल्टीपल 4, 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस हो जाएगा ये 4m प्लस नहीं माइनस में आएंगे आपके पास क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस 4m होगा इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4m यहाँ पे प्लस 2m, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया माइनस में 2 और ये प्लस और ये माइनस तो माइनस में 15 यानी आप लिखो m स्क्वायर माइनस में 15m और माइनस में 3, माइनस में 15m नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे क्योंकि m यहाँ पे है, इससे घटाओगे तो 2m होगा ना और ये माइनस में हमारे पास 15 होगा इक्वल हो जाएंगे 0। बस यहाँ से गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, यदि आप फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो हमारे पास बनेंगे क्या कि m 2m और ये 15, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 1 और इधर माइनस में 1 मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m, यहाँ पे प्लस 1 रखे और इक्वल में इधर 16 रखे क्योंकि इधर से फिर 16 लेके आएंगे तो माइनस 15 आएगा। ओके तो यहाँ से ये हो जाएगा ना कि a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला यानी कि m और माइनस 1 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर क्या है तो आप बता दो कि 16 का करोगे तो ये 4 क्योंकि स्क्वायर आप हटा दोगे यहाँ पे 16 यदि रखेगा ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 16 प्लस माइनस में आएगा जो भी आंसर लेके आएगा तो 16 का क्या होता है 4 होता है मीन्स m माइनस 1 अब बता दोगे क्या हो गया 4। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, एक तो प्लस में आ गया m की वैल्यू और दूसरी आप निकालोगे तो इधर पहले से माइनस में 4 रखे इधर तो ये प्लस में था, दो पॉसिबल हो सकते हैं या तो एक प्लस या तो एक माइनस, यहाँ से एक माइनस लेके जाएंगे तो माइनस में 5 यानी एक प्लस और एक माइनस में m की वैल्यू आ सकती है। तो हम यहाँ पे बता देंगे क्या कि m जो आई है उस m का मान हमारा क्या आ गया, तो एक तो बता दोगे कि 5, एक तो आई है यहाँ पे 3 कैसे हुई है तो आप देखोगे कि -4 और +1 मीन्स हो जाएगी आपके पास -3, इस कारण ऑप्शन नंबर आपके बनेंगे राइट आंसर डी, बल्कि -5 नहीं आएंगे ना, ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा पिगमेंट ही आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद पाइल, फिर पिलग्रिम, फिर पिल्लो आएगा यानी करेक्ट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, सबसे पहला करेक्ट होगा। देखिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 सालों से बढ़कर जो है 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी ये हमें बतानी है। देखिए कितना 920 से कितना 800 मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है 120, तो यहाँ पे सीधे लिख दो 120 रुपये। टाइम कितना ले रखा है तो टाइम बता दोगे 3 वर्षों का, तो रेट हमारा निकल जाएगा, रेट निकालोगे कितने 120 इंटरेस्ट है गुने 100 बटे 3 साल और हमारा मूलधन कितने हैं 800, 2 जीरो से 2 जीरो काटो 3 से काटो 40 टाइम में ये काटो 8 बच्चे
यानी रेट हमारा कितना आ गया 5%। जब रेट 5% आ गया, कह रहा है वृद्धि 4 हो रहा है, मतलब रेट कितने हो जाएंगे टोटल 9%। 9% पर निकाल लेना है, तो 9% गुने 800 और गुने कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए तो कितने हो जाएंगे 72 और गुने 3 कर दो तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21 यानी 216। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यहाँ पे दे रखा है यदि साइन 3x माइनस 20 डिग्री का वैल्यू कॉस 20 माइनस 3y डिग्री हो तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब साइन 3x माइनस 20 जो लिखा है इसे हम लोग लिख कह सकते हैं, सबसे पहले तो इसे हम लोग साइन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, साइन यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 20 माइनस 3y लिख सकते हैं। इधर रहने देते हैं साइन को जो भी है, तो साइन से साइन को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे लिखोगे आप 3x माइनस 20 डिग्री इधर लिख सकते हैं। अब बस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो जो बचा 3x लिखे, माइनस में हमारे पास 20 डिग्री बचा, इक्वल में क्या बचा इधर, तो आप बता दो कि 90 माइनस बचा हमारे पास 20 और प्लस क्या बचेगा 3y, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, ये भी माइनस कैंसिल कर दो, यहाँ पे 90 है और ये हमारे पास y है और ये x, मीन्स आप यहाँ पे कॉमन इसे लेकर आते हैं इधर तो कितने हो जाएंगे 3x और माइनस 3y इक्वल लिखोगे 90, 3 कॉमन कर लोगे तो ये 3 हटा दो यानी इसे 3 से काट देंगे तो 20, मीन्स आप लिखोगे कि x माइनस वाई इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 20। तो हमें x y माइनस ही बतानी थी, x माइनस वाई, तो हमारे पास आ गया कितना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 30 आया ना, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, बल्कि डी नहीं 30 आया है, आंसर ए बनेगा। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में जो है कॉटन मिल स्थित है और इनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय जो है सूत का उत्पादन करती है, तो कौन सा राज्य है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका तमिलनाडु है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वो कहलाता है ध्रुव यानी पोल कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 86 से लेकर 87 तक की क्वेश्चन बनेंगे, हमारे 2 क्वेश्चन ही से बनेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि किस राज्य में 2005 में वार्षिक जो वर्षा होती है सभी 3 सालों की औसत वर्षा की तुलना में अधिक है, 3, तो आइए 3 सालों को देख लेते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे पहले हिमाचल प्रदेश, सभी का निकाल लेते हैं हम लोग रेशियो, कितने हो जाएंगे 110 और 90 200 और ये 150 ऐड करो 350, 350 बट्टे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 116.67। ठीक है, अब निकालते हैं उत्तर प्रदेश की औसत, तो 120 85 और 90 सभी को इंक्लूड कर दे तो कितने आ जाएगा 295 ओपन हो जाएगा 3, इसे डिवाइड करोगे तो 98.34 आएगा। चलिए मध्य प्रदेश का 90 65 और 80 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 235 ओपन 3, इसे काटोगे तो आ जाएंगे आपके पास 78.34 है ना। अब देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का औसत आप निकालोगे 55 75 और 65 सभी का ऐड कितना हो जाएगा 65 से 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 65 ही आएगा। ठीक है आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2005 में सबसे ज़्यादा जो वर्षा हुई है 75% से कम है ना। हमें क्या बतानी थी, तो हमें बतानी थी दोस्तों कि तुलना में अधिक थी है ना, वार्षिक सेंटीमीटर में किसमें अधिक थी, तो आप आंसर बता देंगे किसकी अधिक हुई है, तो आप देखोगे 75 के माध्यम से आंध्र प्रदेश की औसत जो वार्षिक हुई है, आंध्र प्रदेश की औसत वर्षा जो हुई है 65 सेंटीमीटर है ना, और 75 से कम हुई है ना, 75 से कम हुई है, तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला कह रहा है कि वर्ष 2000 और 2015 के बीच किस राज्य में वर्षा अधिक प्रतिशत में हुआ है, तो किस में सबसे ज़्यादा अधिक प्रतिशत में हुआ है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे हमें देखिए प्रतिशत में हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश 120 85 और 90 यही ना, मीन्स आप ये देखो 120 से कितना 90 कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है तो 30 का, किससे हुआ है 120 से हुआ, गुने 100 कर दो, काटो 6 टाइम में, ये काटोगे 5 टाइम में, 6 से 5 टाइम में यानी कितने हो जाएंगे 25, तो ये कितना कमी आया है 25% की कमी आया है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखो 90 से 80 ये भी कमी आया है 10, तो इसे काटोगे तो कितने आ जाएंगे 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तमिलनाडु की,
150 से कितना, क्योंकि इसमें इंक्रीज किया है दोस्तों, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसमें कमी हुआ है, 115 आ गया, मतलब कितनी कमी आ गई है, तो बता दोगे कि 35 का आ गया है। 35 का किससे आया है, तो 150 से, गुने 100 कर दो, काटो इसे, 0 से 0, 5 से काटो 3 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, ठीक है। ये तो कटने वाला है नहीं, तो इसे फ्रैक्शन में लिख लोगे आप, कितने 23 सही 1/3%, ठीक। तो हमें बताना है कि कमी जो है सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये 23 है और ये 11 है और ये 25 है, मतलब सबसे ज़्यादा कमी जो हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश में, 25% की कमी हुआ है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, अधिकतम जो कमी हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश में, आंसर सी बनेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि दिए गए पैटर्न को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि क्या यहाँ पे फुलफिल होगा, है ना। तो क्या भरे जाएंगे देखेंगे, यहाँ पे 1, ठीक है ना, सभी को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1, 3 आ रहे हैं, 2 और +1 3 आ रहे हैं, ओके। इस 2 को इंक्लूड करते लेके चलते हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे 3 + 9 को यहाँ पे किससे ऐड करेंगे, है ना, और हमारे पास यहाँ पे ये 2 दे रखे हैं, ठीक है। इस दोनों को ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए किसको किसको, तो इस और इसको ऐड करना है जो इस तीनों से इंक्लूडेबल हो। तो यहाँ पे हमें नहीं पता क्या आनी चाहिए, तो इस दोनों को ऐड करने पे 18, मतलब यहाँ पे क्या आनी चाहिए, तो 9 3 12 12 6 18 तभी तो होंगे ना, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आप इसे भी जोड़ के देख लो, ये 15 आ रहा है, ये जोड़ो कितने हो जाएंगे, 8 2 10 1 15, है ना। चलिए नेक्स्ट बताना है आपको, यहाँ पे तालिका दिया गया, अध्ययन करना है और बताना है कि क्या। क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है, कौन से राज्य में परिवर्तन हुआ है 2015 से 18 में, 15 से 18 में सबसे ज़्यादा परिवर्तन, तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 का हुआ है, यहाँ पे भी कुछ का परिवर्तन, आइए सबका देखिए लेते कितना क्या हुआ है, 30 का हुआ है सीधे, तो यहाँ पे 30 और बट्टे किससे हुआ है, 120 से, और गुने 100, तो इसे काटे 6 और इसे 5, यानी कितने हो जाएंगे 5, यानी ये 25, ठीक है। सेम यहाँ पे वही 115 में से 9 19 घटा लो, तो इसका भी निकालोगे तो 21 दशमलव सीधे परसेंटेज निकल लेते थे, 21.74, 21.74%। हिमाचल प्रदेश का बताओगे तो इसमें भी घटी हुई है, कितने के 30% का, तो इसमें निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 85 से 65 मतलब कितना 20 का हुआ है, यानी कि 23% निकालेंगे, 23.53 आ जाएगा। और ये जो हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं, इसमें बढ़ा है, मतलब इसमें क्या बता दोगे, बढ़ा है 25 का, बट्टे 90 काटोगे 100 से तो कितने आ जाएंगे 27.78, है ना। तो हमें आंसर्स क्या बताने हैं कि अधिकतम परिवर्तन किस में हुआ है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में हुआ है, तो बता दोगे तमिलनाडु में, क्यों, क्योंकि 90 से 115 हुआ है, बस यहीं पे ऑप्शन नंबर तमिलनाडु बन गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, तमिलनाडु। कह रहा है कि सूचीबद्ध जो 4 मानवीय जो अंगों में से 3 किसी तरह समान है, एक अलग कौन है, गला, जीभ, नाक और मुंह, सबसे अलग कौन है इसमें, तो आंसर्स बता देंगे, इसमें जीभ सभी से अलग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बताइए आगे क्या आने वाला है, तो ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, 6 का, 7 का, तो 8 का, 64, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए सूचीबद्ध किया गया है, इसमें बताना है कि कौन सबसे अलग है, तो सबसे अलग कौन है इसमें बताइएगा। तो अब देखो 729 ये किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 9 का क्यूब है। अब देखिए ये 11 का क्यूब है, ये लेकिन 12 का होल स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे ये 13 का स्क्वायर है, और ये कितना है दोस्तों, तो 13 का क्यूब है, 216 6 का ये दोस्तों आपका क्यूब है, और ये 6 का स्क्वायर है, बस ये इसमें सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका। वह संख्या ज्ञात करना है जो उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 135 प्राप्त होता है। तो देखिए यह संख्या है हमारा, ठीक है, इसमें कितना जोड़ने पे 14 एक्स जोड़ने पे कितना हो जाता है 135, मीन्स ये जोड़ो तो कितने 15, 15 नंबर 135, यानी एक्स की वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है, बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्या पीते हैं दोस्तों, दूध, तो दूध को क्या कहें, दूध को कलम कहा जाता है, यानी आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका कलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 5 एथलीट जो है दीपक, असलम, राजू, जोनी और मोनू एक साथ दौड़ में भाग लेते हैं। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरा किया, लेकिन वह मोनू से पीछे रह गया। असलम ने दीपक से पहले पूरी किया, दौड़ को पूरी करता है, लेकिन वह राजू से पीछे रह जाता है। तो तीसरे स्थान पे कौन रह रहा है, कौन रह रहा है तीसरे स्थान पे, तो देखिएगा पहले आ रहा है मोनू, फिर आ रहा है जोनी, फिर आ रहा है राजू, फिर असलम और फिर है दीपक, यानी कौन रह जा रहा है तीसरे स्थान पे, तो आप देखोगे
तो राजू रह जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दोस्त में से रवि आनंद से लंबा है लेकिन वह सुनील जितना लंबा नहीं है। रोहित सोनू से लंबा है लेकिन आनंद से छोटा है। इनके समूह में सबसे छोटा कौन है? कौन है सबसे छोटा? तो देखिए सुनील, जस्ट इसके बाद है रवि, जस्ट इसके बाद है आनंद, इसके बाद है रोहित, है ना, जस्ट इसके बाद है सोनू। तो सबसे छोटा कौन है इसमें बताइए? तो आप बता दोगे सोनू। आंसर नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर सी। राम एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है, तो उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? क्या संबंध है? पिताजी होंगे उसके। आंसर डी बनेगा। देखिए यहाँ पे दिए गए कथन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है। देखिए कथन दे रखे हैं, अब आइए इसका निष्कर्ष क्या निकलेंगे। कह रहा है कि गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उनमें धन कमाने की क्षमता हो। बात तो सही है, यानी करेक्ट आंसर हमारा यही बन गया। देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। तो उसकी पत्नी का तस्वीर मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का क्या होगा? भतीजी होगी। करेक्ट आंसर बी बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि दिए गए चित्रों में बताना है कि अध्ययन कीजिए कि उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र को पहचान करना जो भारतीय है किंतु चीनी नहीं। चीनी तो नहीं है, तो चीनी यहाँ पे काट दो, परंतु भारतीय है वो। तो कौन है? बस एक ही है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।